ओके, और एक 2 मिनट देखते हैं, बाद में विल स्टार्ट। आपके एग्जाम कब है स्कूल में? हाँ बच्चे लोग। सर मार्च में। ओके, मार्च में है क्या? यस सर। यस सभी सर। की? और यस सर। किसी की फेब में? किसी की फेब में तो नहीं है? नो सर। मार्च से कितने तारीख मतलब डेट से है आपका एग्जाम? सर डेट शीट नहीं आई है अभी। ओके ओके, अभी तक डेट आया नहीं है। नो नो सर। सर। नो सर। तो वो पूरा सिलेबस होता है 11 का? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। एनुअल एग्जाम ना? यस सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बाकी सब लोग कैसे हैं? अभी पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरह से? हाँ जी, यस सर। कल कल कौन सा टेस्ट है आपका? हाँ, संडे, कल कौन सा तो टेस्ट होगा ना आपका? सर केमिस्ट्री का होगा शायद। पता नहीं आपको? नो सर। नो किसी को सर। नहीं पता? किसी को नहीं पता? सर पहले भी सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री का ही हुआ था, बाद में हुआ था बायो का। ओके, तो आपको टॉपिक पता है कि नहीं पता है? नो सर। नो। कितने हो गए बच्चे अभी? ठीक है, 2-3 मिनट में शुरू करेंगे। फिर मैंने बोल दिया बच्चों को कि जल्दी मतलब ये करो, 5 से 6 मिनट कम से कम। अभी ये टाइम तो सब सबको कंफर्टेबल है ना? यस सर। यस सर। । 37 हो गए। देखते, कल 40 के ऊपर कुछ गया था ना लास्ट टाइम। 1-2 मिनट रुकते सिर्फ भाई, एक मिनट रुकते, 1 मिनट, 1-1.5 मिनट रुकते। देखते कि 40 के ऊपर यस जाते सर। हैं। 40 के यस ऊपर सर। जाते हैं। लेकिन कल नेक्स्ट टाइम से ना हम लोग पक्का 8 बजे ही स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी टाइम होगा स्टार्ट करेंगे, वेट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं सबको बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल मतलब अभी अभी सबको कंफर्टेबल टाइम टेबल है, पहले तो बहुत लेट हो जाता ना टाइम। नाउ द टाइम इज कंफर्टेबल, तो एवरीवन शुड जॉइन अकॉर्डिंगली ना।
38। So can you see my screen? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. जेल में 4। Yes, once again very good evening to all. ठीक है, 43 अभी ठीक है ना, एक अच्छा है बच्चों का, लेकिन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से प्लीज सब लोग ना, अभी 43 तक, सब 42 41 तक बच्चे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, क्योंकि 10 15 मिनट बाद में ज्वाइन करते हो ना तो आपको लिंक नहीं लगेगा, उसका लिंक नहीं लगेगा। तो ये भी टाइम सबको कंफर्टेबल है ना, जो भी नया टाइम है वो? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज प्लीज आप ना, सबको मैं बोल रहा हूँ फिर से कि प्लीज ज्वाइन। और कोई कोई क्या करते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले लेफ्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, नीट करना है तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो लास्ट टाइम हम लोग ने पूरा डाइजेशन खत्म किया था और डिसऑर्डर पे आ गए थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. डिसऑर्डर्स, तो कौन से डिसऑर्डर्स है हमें पढ़ने के लिए? जॉन्डिस, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया एंड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, राइट? सो फर्स्ट इज अ जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारे जो स्किन है और हमारे आईज है, नेल्स है, ओके, वो येलो दिखने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाता है। देखो हमने बात की कि बाइल जूस जो होता है, उस बाइल जूस में बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन ये बाइल पिगमेंट होते हैं, और बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय लीवर। तो लीवर के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्टफुल बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, और इनका कलर येलो होता है। इसलिए जो बाइल जूस है वो डार्क ग्रीन दिखता है, मतलब अगर बहुत सारा येलो कलर आपने गाढ़ा किया तो वो ग्रीन दिख जाता है, अंडरस्टैंड? उसको डाइल्यूट किया तो वो ब्लू येलो दिख जाता है। तो ये जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन है नॉर्मली हमारे ब्लड में हो ही प्रेजेंट होता ही है, बाइल पिगमेंट होते ही है, लेकिन जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमारी स्किन, हमारे आईज एंड हमारे नेल्स जो होते हैं, नाखून, वो येलो येलो दिखने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस, क्योंकि लीवर में कोई डैमेज है। तो लीवर में डैमेज है तो लीवर नॉर्मल लेवल से ऊपर आरबीसी को ब्रेक कर रहा है। लीवर नॉर्मली आरबीसी को तो ब्रेक करता ही है, लेकिन अभी उसमें कुछ डैमेज है, ऐसे डैमेज है
जिसके कारण वो ज्यादा आरबीसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आरबीसी भी कम हो रहे हैं हमारे, आरबीसी कम होगी तो एनीमिया भी होगा। ओके, और आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो हीमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन होगा। अंडरस्टूड? हीमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन होगा, और हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बढ़ जाएगा, और वो कलर देते हैं येलो कलर देते हैं स्किन को, आइस को, नेक्स को। तो जॉन्डिस क्लियर है आपको? Yes, sir. sir. ओके ओके। उसके बाद उसके बाद होता है नेक्स्ट डिसीज है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग क्या है? देखो हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो इसोफेगस है, उस इसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो फूड आगे आगे बढ़ के आता है स्टमक में। अभी ये उल्टा हो रहा है, स्टमक में जो है ना वो वापस उल्टा मुंह में आ रहा है, और मुंह से हम लोग बाहर फेंक रहे हैं। तो उसको बोलते हैं रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, स्पाज्मोडिक मतलब क्या? दर्द होता है, उस टाइम दर्द होता है। ओके, तो जब हमको वोमिटिंग होने का होता है ना, तो उसके पहले हमें नॉजिया हो जाता है। नॉजिया हो जाता है, अंडरस्टैंड? नॉजिया हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नॉजिया, नॉजिया मतलब क्या कि हमें फूड की, मतलब फूड के प्रति घृणा हो जाती है, मतलब फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जब वॉमिटिंग होना होता है ना, तो ऐसा मतलब कड़वापन हो जाता है मुंह में, तो हमें लगता है कि फूड का तो बात ही मत करो। कोई भी खाने की आपकी फेवरेट डिश है तो उसकी बात भी मत कर सकते हो, मतलब आप रिफ्यूज करते हो उसको, तो उसको बोलते हैं नाजिया। नाजिया, यू अवॉइड द फूड, इजंट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ, सो दिस इज, हाँ, तो हमारा ब्रेन जो है ना, उसके ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा करके एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, और मेडुला ऑब्लांगेटा में ओमिट सेंटर होते हैं। ओमिट सेंटर, वो ये ओमिटिंग का फीलिंग कंट्रोल करते हैं। ओमिटिंग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो स्टूल होता है ना, फीकल मैटर, वो ज्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड, और इसकी वजह से डिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो स्टूल है उसको रिमूव करने में दिक्कत हो जाती है। इसका रीजन है इरेगुलर बोवेल मूवमेंट, इरेगुलर बोवेल मूवमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंड? सो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, भरपूर मतलब बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, पानी हम लोग पीते नहीं। और जो सब्जियां होती है ना, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो ज्यादा खानी चाहिए, उसमें फाइबर्स होते हैं। ओके, अगर फास्ट फूड खा रहे हो आप लोग, या ज्यादा मसालेदार तीखा खा रहे हो, और जो पिज्जा बर्गर ऐसे खा रहे हो जिसमें फाइबर्स नहीं है, तो वो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अंडरस्टूड? और मूवमेंट्स भी चाहिए, मूवमेंट्स भी चाहिए इंटेस्टाइन के, मतलब एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जब मूवमेंट्स कम हो जाते हैं इंटेस्टाइन के, और मतलब बॉडी के, तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स भी कम हो जाते हैं, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइबर्स होने चाहिए खाने में, और खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा खाना कम नहीं खाना चाहिए, बहुत मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत तीखा नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बहुत ऑयली, बहुत फ्राइड ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। तो बैलेंस होना चाहिए, और मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का। ओके, और फाइबर्स होने चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन में कंट्रोल करता है। इन, और जो बोवेल मूवमेंट है ना, बोवेल हैबिट है ना, वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर बोवेल हैबिट मतलब कोई छुट्टी है, तो बोवेल हैबिट का थोड़ा मतलब बोवेल को नहीं गए उस टाइम, तो ऐसे मतलब ऐसे जो आदत होती है ना, वो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद आया इनडाइजेशन, मतलब अपचन, जब वो खाते हैं वो उसका पाचन नहीं होता, उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। तो उसकी रीजन अलग अलग है। अगर आपको आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम का लेवल कम हो गया तो भी इनडाइजेशन हो जाता है ना। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, कोई कोई बच्चे या कोई भी इंसान बहुत चिंता करते हैं, उसको एंजाइटी बोलते हैं। मतलब बहुत ही डर पालते हैं अपने दिमाग में, वो अननेसेसरी डर होता है।
अननेसेसरी डर, डर तो होता ही है हर किसी को, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर पालते हो अपने दिमाग में, चिंता करते हो, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी, उससे भी इंडाइजेशन हो जाता है। स्पाइसी खाना खाया, ऑयली खाना खाना खाया, तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। फूड की पॉइजनिंग हो गई तो भी, मतलब खराब फूड हुआ था, जो स्पॉइल हुआ था फूड, ऐसा फूड खाने में आया तो भी इंडाइजेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डायरिया, डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में तो हार्ड मोशन होता है, डायरिया में उसके उल्टा है कॉन्स्टिपेशन से। तो इधर क्या होता है कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी मोशन, मतलब इसकी डिफिकेशन की वो बढ़ जाती है, और उससे पानी और सॉल्ट भी कम हो जाते हैं बॉडी के, डिहाइड्रेशन। तो जिनको डायरिया होता है तो उनको ORS लेना चाहिए, उसमें सॉल्ट रहते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. वो डायरिया, Yes. डायरिया की वजह से Sir. फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो भी कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज आल्सो रिड्यूस। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये इतना 2-3 दिन लाइन है इसकी, वो तो क्लियर है। अगर डिसऑर्डर जॉन्डिस से लेके डायरिया तक, तब आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना ही आपको करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतना ही आपको एनसीईआरटी में है। बहुत ज्यादा हर बात को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके इसके लिए इतना ही काफी है, दैट्स इनफ। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कम हो जाना। देखो, स्टूल से पानी बहुत जा रहा है ना बॉडी से, क्योंकि लूज मोशन से पानी जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी का लेवल पर कम होगा तो, पानी का लेवल कम होगा तो सॉल्ट का लेवल भी कम होगा ना, पानी का, सॉल्ट का, सोल्यूट का, सोडियम क्लोराइड, ऐसे सॉल्ट्स होनी जरूरी होती है हमारे बॉडी में। उसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। तो अगर वो कम होता है ना, तो क्या होता है, उससे उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है ना? थर्ड मतलब क्या बेटा, थर्ड मतलब क्या, विच इज थर्ड? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल होता है, डायरिया की विपरीत होता है। डायरिया में लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन में हार्ड मोशन। मतलब ये होता ही नहीं, मतलब टॉयलेट को दिक्कत होती है ना, पैसेज नहीं होता, क्योंकि फाइबर्स होते हैं ना। देखो, हमारे हमारे डाइट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, वाटर तो हम लेते ही है, वाटर होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर फूड न्यूट्रिशन। और फाइबर्स भी होने चाहिए, फाइबर्स। फाइबर्स मतलब जो आपको पाचन नहीं होते, सेल्यूलोज होते हैं उसमें, तो उसको आपको पाचन नहीं होते, लेकिन उससे मूवमेंट होता है। ये जो फूड का मूवमेंट होता है ना थ्रू एलिमेंट्री कैनल, वो इजीली हो जाता है। फाइबर्स कम हो जाते हैं तो फूड का मूवमेंट जो होता है, मतलब जो भी, वो आगे आगे अच्छी तरह से नहीं होता। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, उसका तो मूवमेंट रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है उसकी, तो फाइबर्स की जरूरत होती है। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हरीश बेटा, यस सर। डायरिया का रीजन अलग अलग है बेटा, उसमें नहीं जाएंगे, आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है। ये सबका रीजन अलग अलग है ना, वोमिटिंग का भी कोई स्पेसिफिक रीजन है, कॉन्स्टिपेशन का भी कोई स्पेसिफिक रीजन है, जॉन्डिस का भी है। इतना डिटेल भी बता देता हूँ। मतलब अगर आपने कोई खाना खाया जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था या फंगस था, मतलब सड़ा हुआ खाना था, स्पॉइल खाना था, तो आपको डायरिया हो जाएगा। आपने पानी पिया, वो खराब था, हाँ वो एसिड ना, हाँ बिल्कुल सही। वोमिटिंग आने पर गले, ये गला होता है ना, उसमें जलन होती है, क्योंकि एसिड जो होता है ना स्टमक का, वो ऐसा उल्टा आ जाता है, मुंह में आ जाता है, तो थोड़ा सा ये जलन जलन ऐसे लगती है हमारे हमारे ये आवाज पे भी, मतलब उसका ये होता है, आवाज जो होती है हमारी, जो साउंड, मतलब ये वॉइस होती है ना, वो भी थोड़ा सी रफ, क्योंकि उधर ना एसिड एसिड लग जाता है ना थोड़ा, तो थोड़ा सा बर्निंग हो जाता है उधर, तो हमारा गला भी खराब हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So can we move ahead for pain? Yes, sir. Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेम का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे डाइट में, हमारे फूड में 3 चीजें मेन होती है। सब वैसे सब चीजें मेन है, लेकिन 3 चीजें मेन नहीं बोल सकते, मतलब ज्यादा होती है। वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वो ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए बॉडी को। वाटर की भी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, लेकिन वाटर कोई न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कोई कार्बन नहीं है। इट इज नॉट अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। वाटर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, बट इज नॉट अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। और दूसरा है विटामिन एंड मिनरल्स, उसका क्वांटिटी कम चाहिए, तो उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिनका जरूरत बॉडी को ज्यादा है, ओके, तो उसमें बॉडी एनर्जी के लिए, एटीपी बनाने के लिए सबसे ज्यादा पहले कौन क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम है तो फैट यूज करते हैं, और फैट्स भी कम हो गए तो बाद में प्रोटीन यूज करते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी के लिए बने हैं, और प्रोटीन जो है ना, उसका रोल है स्ट्रक्चरल पार्ट बनाना, मतलब टिश्यू बनाना। क्योंकि सेल जो होता है ना, उसके सेल में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, 70 to 90% वाटर होता है, राइट। और अगर उसको डिहाइड्रेट किया, पानी निकाल दिया सेल से, तो जो बचता है उसमें 50% प्रोटीन है, और बाकी का विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और सब फलाना ठिकाना ठिकाना जो 50% है, तो मैक्सिमम प्रोटीन है। तो प्रोटीन से ही हमारा टिश्यू बनता है, सेल्स के कंपोनेंट प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन मेजर कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसका यूज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। और प्रोटीन्स का यूज क्या होता है? प्रोटीन्स का यूज होता है टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू का कोई सेल्स का मटेरियल बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, कोई हार्मोन बनाने के लिए, या टिश्यू का कोई पार्ट बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल पार्ट बनाने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो, जो आपने खाया, उसमें अगर आपको जितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी है उससे ज्यादा खाया कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट तो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में और मसल में स्टोर होता है, राइट। Yes, sir. और जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है, उसका बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। या जो आपके ऑर्गन है, जिसकी किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ऐसे जो अंदर के ऑर्गन है, उसके आजू बाजू में भी फैट जमा हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होता है, उसको ऑर्गन फैट बोलते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा फैट आपके बॉडी में, न्यूट्रिशन में, डाइट में, तो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन योर बॉडी, ओके, एडिपोज टिश्यू। और अगर जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आपकी डाइट में है, न्यूट्रिशन में है, तो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आपने प्रोटीन खा लिया, तो प्रोटीन वैसे एज ए रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता आपके बॉडी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फैट हो सकता है, होता है रिजर्व फूड मटेरियल। प्रोटीन रिजर्व फूड मटेरियल एज स्टोर नहीं होता। तो प्रोटीन से टिश्यू बनते हैं, सेल्स के कुछ कंपोनेंट बनते हैं, ओके। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, तो अगर आप फास्टिंग पे हो, मतलब कोई खाना खा नहीं रहे हो, तो पहले जो आपके बॉडी में रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन, लीवर में, मसल में, वो ब्रेक डाउन होंगे, और उससे फिर बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा, एटीपी देगा। अगर वो भी खत्म होने को आया, फिर भी आपने खाना नहीं खाया बाहर से, तो बाद में आपके बॉडी में जो फैट स्टोर है आपके सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे, ऑर्गन के सराउंडिंग, तो वो भी डिप्लीट होना शुरू करते हैं। और वो फैट भी खत्म होने को आए, तो अभी प्रोटीन की जरूरत, प्रोटीन से एनर्जी बनाएगा सेल, क्योंकि सेल को क्या चाहिए? एनर्जी तो कम से कम चाहिए ना। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, आपके बॉडी में सांस तो चल रही है, और कुछ बेसिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. एटीपी Yes, की sir. जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ है, प्रोटीन फैट्स खत्म हुए हैं, फिर भी आपने खाना नहीं खाया, तो बाद में आपके टिश्यू जो होते हैं ना, बॉडी के टिश्यू सेल्स, वो ब्रेक होना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोटीन कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है आपके बॉडी में, स्टोरेज फूड मटेरियल नहीं, वो स्ट्रक्चरल पार्ट बन गया आपके बॉडी का।
तो बॉडी के स्ट्रक्चर मतलब सेल्स एंड टिश्यू जो होते हैं ना, जैसे कि आपके मसल्स है, आपके स्केलेटल मसल, आपके स्मूथ मसल्स, वो ब्रेक होना शुरू करते हैं। मतलब बॉडी खुद को खा रही है अभी एनर्जी के लिए, और बाद में आप उस आदमी का जो, उस इंसान का जो मतलब शरीर एकदम ऐसा दुबला पतला पतला बन जाता है, क्योंकि उसका सब टिश्यू जो होगा है वो डिप्लीट होना शुरू कर रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। एनर्जी का मतलब क्या हुआ इधर? एनर्जी का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, राइट? क्योंकि बेसिकली प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट बनता है आपके सेल से, उसका मेन पर्पस एनर्जी देना नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं है तो प्रोटीन को यूज करते हैं आपके बॉडी के सेल, मतलब दूसरा कोई नहीं है इसलिए, क्योंकि कम से कम जिंदा तो होना चाहिए ना, रहना चाहिए। एटीपी नहीं बना तो जिंदा नहीं रहेगा, ब्रेन का सेल्स मर जाएगा, हार्ट का सेल्स मर जाएगा, सब मतलब सेल्स मर जाएगा, टिश्यू मर जाएंगे। तो इससे बेटर है कि बॉडी की जो मसल्स है, बॉडी की जो टिश्यू है, उसको ही ब्रेक करके जितना पॉसिबल है उतना तक जिंदा रखने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. 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 तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन मतलब न्यूट्रिशन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की मात्रा भी कम है डाइट में, जो भी खाना खा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, तो उसमें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी आया एंड प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी आया। मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट माल न्यूट्रिशन, मतलब कम, जितना जरूरत है उससे कम। ठीक है? Yes, sir. ये Yes, sir. कहाँ पे Yes, मिलता है? sir. ये जो डिसीज है ना, डिसऑर्डर, पेन, वो कहाँ पे मिलता है? जिन लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता। ओके, मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनके ज्यादातर लोगों को या कुछ लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, पेट भर खाना नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें कुछ मतलब नहीं होता, इतना न्यूट्रिशन नहीं होता। तो साउथ एशिया, ये एनसीईआरटी में दिए हैं, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको जो भी एनसीईआरटी में है वो करना है। तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका। ओके, ये जो रीजन्स है ना वर्ल्ड के, उसमें ज्यादातर बच्चों में ये पेन पाया जाता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पाया जाता है। तो उसके रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब कोई कोई कंट्री है तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल। फॉर एग्जांपल लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश जो कंट्री है ना, उसमें अलग अलग ऐसे ग्रुप थे और वो खुद अलग अलग होना चाहते थे, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो उसमें बहुत बड़ा वॉर हो गया, पॉलिटिकल वॉर हो गया उसके उसके एक ही देश के कंट्री के पीपल में, एक दूसरे मतलब लोगों में, और लिबरेशन उसको लिबरेशन वॉर बोलते हैं। तो उस टाइम जो मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई थी, तो जो गरीब लोग थे आम करके, जिनको मतलब दिक्कत होती है सभी खाना या सिंपल सिंपल चीज बाय करना, तो उनको तो डाइट जो मिल रहा था, फूड तो बहुत कम मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो भी मतलब न्यूट्रिशियस नहीं था। तो ये हुआ था उनके बच्चों में ज्यादातर। ठीक है? फैमाइन, फैमाइन का मतलब है क्या? Yes. अकाल। फैमाइन का मतलब क्या है? अकाल, पता है ना? फैमाइन और Yes, ड्राउट Yes. sir. मतलब सेम ही है, फैमाइन एंड ड्राउट का मतलब Yes. ही सेम है, सेम ही है मतलब है। तो इथियोपिया नाम का एक कंट्री है, तो 1980s के मिडल में उस कंट्री में क्या आया था? अकाल पड़ा था। अकाल पड़ता है मतलब क्या होता है? कोई कोई फसल उगती नहीं ना, पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो फसल उगती नहीं, तो मतलब फूड नहीं मिलता, तो फूड महंगा हो जाता है बहुत, दूसरे कंट्री से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम जो गरीब लोग होते हैं उनको वो मतलब उनको तो मतलब नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बाय द फूड। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। लिबरेशन वॉर इन बांग्लादेश, दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड फेमाइन और ड्राउट इन केस ऑफ इथियोपिया इन द मिड 80s। अकाल पड़ा था, तो उस टाइम ये केसेस जो होते थे पेन के, वो ज्यादा बढ़ गए थे उन कंट्री में। डन विथ मी? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अभी हम ना इसमें जो क्या इसके एग्जांपल देंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, क्या फर्क है उसमें?
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब उसके जो फूड है वो फूड में प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और फैट भी नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, जितना चाहिए उतना तो है ही नहीं, उससे बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, उससे बिल्कुल कम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी, एनर्जी का मतलब है दोनों, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट, मतलब तीनों की कमी है डाइट में, माल न्यूट्रिशन। और दूसरा है उसमें सिर्फ प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रोटीन ही कम है, बाकी जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स है वो कुछ हद तक डाइट में है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ हद तक है, कम से कम है, कम से कम है वो। ओके, तो इधर है मरासमस, मरासमस प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का एग्जांपल है मरासमस। और प्रोटीन मालन्यूट्रिशन का एग्जांपल है क्वाशरकर, क्वाशरकर। तो ये जो मरासमस होता है वो किसको होता है, जिस बच्चे का एज 1 साल से कम है उनको बोलते हैं इन्फेंट। अगर बच्चों का एज जो 1 साल से कम है उनको इन्फेंट बोलते हैं। ओके, तो इन्फेंट को हो जाता है, अगर इन्फेंट को जो प्रोटीन नहीं मिला और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिले और फैट्स भी नहीं मिला, तो उस 1 साल के कम साल एक वर्ष के कम आयु के बच्चे को ये मरासमस हो जाता है, अगर उनको प्रोटीन नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिले और फैट्स भी नहीं मिले। और क्वाशरकर क्या है, जो बच्चे 1 साल से 3 साल के हैं या 1 साल के ऊपर के हैं और उनके डाइट में प्रोटीन नहीं है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कुछ हद तक है लेकिन प्रोटीन बिल्कुल कम है या नहीं है, तो उनको हो जाता है क्वाशरकर। ओके, तो उसके रीजन क्या है, देखो कि 1 साल से कम है बच्चा का आयु 1 साल से कम है और उसको जो डाइट मिल रहा है उसमें प्रोटीन भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी नहीं है, कुछ भी पानी में कुछ डाल के घुल मिला के दे रहे हैं उसको, उसमें प्रोटीन तो बिल्कुल कम है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम है, ऐसे ही पानी में कुछ कुछ ऐसे डाल के दे रहे हैं उसको। ठीक है ना, उसकी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। तो इसका रीजन क्या है, देखो अगर वो बच्चा 1 साल से कम है तो मतलब पहले 6 महीने में तो दूध ही पिलाना चाहिए, तो 1 साल से कम है मतलब वो मैक्सिमम दूध ही पिला रहा है माँ का। ठीक है ना, तो अगर उसकी माँ का प्रेगनेंसी हो गया बिफोर 1 ईयर, पहला बच्चा मतलब जो बच्चा था वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, 1 साल से छोटा है, और तुरंत उसके पहले ही उसका ये हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गया, नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, तो प्रेगनेंसी होता है तो जो बच्चा छोटा है पहला है उसको मिल्क नहीं मिलता मदर का, और उसको जो फूड दिया जाता है, अगर उस फूड में प्रोटीन एंड एनर्जी है तो मरासमस नहीं होता, मरासमस नहीं होता। लेकिन उसके फूड जो उसको सब्स्टिट्यूट फूड दिया है ना, क्योंकि वो उसके माँ बाप बहुत गरीब है, वो उसको बच्चे को फूड नहीं ऑफर कर सकते, अच्छा वो कुछ पानी में मिला के ऐसे ही दे रही है उसको फूड के नाम पे, क्योंकि उनको खुद ऐसे हालात पे है कि वो बाय नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बाय द फूड, गुड फूड फॉर देयर चाइल्ड, अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग प्रोटीन एज वेल एज द कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट्स, तो उसमें कोई ही न्यूट्रिशन हो ही नहीं रहा है उसको। So it is a too early replacement of mother's milk with a low protein and low calorie food due to pregnancy. Pregnancy है उस मदर को इमीडिएट, तो उसका खुद का मिल्क उसको नहीं मिल रहा है और ऊपर से जो मिल रहा है सब्स्टिट्यूट फूड उसमें भी कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है बच्चों का वजन बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीम थिन, बहुत ही पतला होता है, उसको बोलते हैं इमैसिएशन, EMACIATION, इमैसिएशन का मतलब एक्सट्रीम थिननेस, बहुत ही दुबला पतला है, इतना है कि उसकी जो छाती मतलब चेस्ट की रिब्स है वो प्रोमिनेंटली दिख रही है, मतलब उसके बॉडी में कोई मसल्स ही नहीं है, इतना पतला है वो बच्चा, 1 साल से कम आयु का है, इतना पतला है कि उसका जो स्किन है ना उसके बोन को मतलब ऐसे लपेट गया है, तो बोन्स के ऊपर डायरेक्टली स्किन ही है, कोई मसल ही नहीं दिख रहे, और उसकी स्किन ड्राई है, ओके एकदम से मतलब ड्राई है उसकी स्किन, उसका ब्रेन और उसके मेंटल फैकल्टीज भी पुअरली डेवलप है, तो टोटली अंडर डेवलप है बच्चा।
ओके। और उसके जो हाथ पैर है ना, वो एकदम माचिस की स्टिक जैसे है, इतने दुबले दुबले पतले, तो उसको बोलते हैं मरासमस। दूसरा बच्चा क्वाशियोरकर, उसका एज 1 to 3 years है। उसको उसके मदर को भी प्रेगनेंसी हुआ है, तो उसको भी अभी मदर से कोई फूड नहीं मिल रहा है, मिल्क नहीं मिल रहा है, और ऊपर से उसको जो फूड मिल रहा है उसमें प्रोटीन की बहुत कम है। हाँ, लेकिन उसकी डाइट जो हो रहा है, उसको मिल रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कुछ हद तक है, तो उसके बॉडी में एनर्जी तो थोड़ी मिलेगी, लेकिन प्रोटीन नहीं है तो उसके मसल्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे, उसके ऑर्गन्स नहीं डेवलप होंगे। मतलब इतना दुबला नहीं रहेगा, बरासमस इतना दुबला नहीं रहेगा, उससे ज्यादा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोटीन नहीं है, तो उसका ब्रेन का और उसका मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, सेम लाइक मरासमस। इसमें तो सेम है, ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर पुअरली डेवलप, हियर भी ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर पुअरली डेवलप। ओके, तो इधर तो बहुत थीन है, लेकिन इधर इतना थीन नहीं है, इधर इतना थीन नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये बच्चा कैसा दिखता है क्वाशियोरकर वाला? उसके हाथ पाव होते हैं ना, उस पे या पूरे बॉडी पे सूजन होती है, स्वेलिंग होता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वाशियोरकर कंटिन्यू करते हैं। तो स्वेलिंग होती है बॉडी पे, उसको बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं? एडिमा। एडिमा। उसकी पूरी बॉडी पे सूजन होती है। एडिमा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं एडिमा, सेम एडिमा होती है बॉडी पे। और उसके जो ये होता है ना, उसका स्टमक मतलब पेट होता है ना, वो बहुत बेली की जैसे होता है, बेली मतलब इसका पेट ऐसे बहुत बड़ा है, होता है ऐसे, इस तरफ से होता है, क्योंकि उसपे सूजन है, बेली। उसका स्टमक है, मतलब एक्चुअली उसको स्टमक नहीं, उसको एब्डोमेन बोलेंगे, हम लोग एब्डोमेन बोलेंगे। एब्डोमेन पे बहुत सूजन है उसको, एब्डोमेन। प्रोट्रूजन है उसको, आगे आ गया है बहुत, प्रोट्रूजन लाइक अ बेली। तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, उसमें वाटर भरा हुआ है, रिटेंशन ऑफ वाटर। ओके, Yes, sir. हाँ। तो दोनों में कॉमन क्या है कि मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट नहीं है। इसका एज क्या है? 1 to 3 ईयर। उसका एज क्या था? लेस देन 1 ईयर, राइट। इसके फूड में थोड़ा सा एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स है, प्रोटीन बहुत कम है। पहला जो था उसमें तीनों कम है, तीनों कम है। और जो ये जो कंडीशन है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके, इसको ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट प्रोटीन प्लस फैट्स प्लस कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, रिच डाइट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको मिल्क चाहिए, उसको फिश चाहिए, उसको मीट चाहिए, उसको पल्सेस चाहिए, उसको सीरियल्स चाहिए, ओके, एटसेट्रा। अच्छा खाना चाहिए उसको, नहीं तो ये बच्चे मर जाएंगे। यू अंडरस्टूड? Yes. Yes, Yes, sir. sir. देखो ना, ये ऐसे हमारा समाज जो है ना, उसमें कितना देखो डिस्क्रिमिनेटी है, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे उसको खाना जो खाते हैं वो कैसे पचाया जाए, इसके लिए सोचना पड़ता है। जिम जाए, ये करो वो करो, योगा करो, ये करो वो करो। और कोई कोई लोग ऐसे हैं, उनको खाने की एक मतलब ये नहीं मिलता खाने का, इनको कभी
पूरी लाइफ में एक बार खाना खाने को मिले पेट भर से तो वो बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी इतनी में है कि एक बार के, तो अगर उनको कहाँ पे भी खाना मिला ना, उसके आजू बाजू में कितनी भी गंदगी होगी तो वो खा लेते हैं। इतना बुरा हाल होता है, वी कैन नॉट इमेजिन दिस थिंग। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. हमें ना इनके प्रति हमें मतलब सिंपैथी भी रखनी चाहिए, कुछ करना भी चाहिए हम लोगों को। और दूसरी बात है कि खाना जो है ना वो कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हमें ये मौका मिल रहा है कि ये सब चीज जो है ना वो हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सिर्फ ये पढ़ना है और सिर्फ मार्क्स मिला के जाना है इतना ही नहीं है, तो ये अवेयरनेस भी ये जरूरी है हमारे में। और जो हमारा मन है तो उनके प्रति हमारे मन में सिंपैथी होनी चाहिए, राइट? और सिर्फ वो सिंपैथी होनी चाहिए, कुछ लाइफ में उनके लिए करना चाहिए। मतलब इनके लिए नहीं, इन जैसे जो समाज में है हमारे सबके लिए। तो आप डॉक्टर बनकर के बनकर भी एक सब कर सकते हैं ना इसका। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो हमने ये सब देख लिया कि सब। अभी हम लोग थोड़ा सा और एक स्लाइड देख लेंगे। देखो ये तो विटामिन पे आपने अगर पीवाईक्यू देखिए ना तो विटामिन पे थोड़ा सा है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में विटामिन वाला पार्ट हट गया है। फिर भी मैं एकदम ब्रीफ से ले रहा हूँ, आप ज्यादा जाओ मत उसमें। ठीक है, तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल या सनशाइन विटामिन, मतलब ये सनशाइन से मिलता है हमें ना। विटामिन ई इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, विटामिन के इज कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन। ओके, तो ये ए डी ई के दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, दीज आर द फैट सोल्यूबल। तो विटामिन दो प्रकार के हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। एक है फैट सोल्यूबल, उसमें कौन से है? ए डी ई एंड के। और दूसरे है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। तो उसमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें अलग अलग विटामिन आते हैं, बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अंडरस्टैंड? सो विटामिन ए डी ई के दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। तो अगर विटामिन ए की कमी है आपके डाइट में, आपके खाने में, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन में। रिकेट्स मतलब उसके बोन जो है वो बहुत मतलब थीन होंगे, वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं रिकेट्स में। और एडल्ट में उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलिसिया। ओके, क्योंकि बोन बोन में विटामिन मतलब विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन। विटामिन ई अगर कमी है तो स्टेरिलिटी, मतलब वो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मिसकैरेज मतलब एबॉर्शन हो सकता है, विटामिन ई की कमी है तो। विटामिन के जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के कम है, जितना जरूरत है उससे कम है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो फॉल्टी हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग अच्छी तरह से होता नहीं, तो उससे ब्लड लॉस हो सकता है। हिमोरेज मतलब लॉस ऑफ ब्लड। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डिफिशियंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी1 को और एक नाम है थायमिन। और विटामिन बी1 अगर कम हो गया तो बेरी बेरी हो जाता है। ओके, बेरी बेरी हो जाता है, मतलब जो आप पता है ना आपको, आपके मुंह के अंदर छाले छाले हो सकते हैं, मुंह आ Yes, सकता है, sir. उसको बेरी बेरी बोलते हैं ना। तो अगर कभी मुंह आ गया हमारा, अंदर से सूजन हो गई ना, अल्सर हो गई, तो विटामिन बी1 लेते हैं। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर विटामिन B2 है ना, रिबोफ्लेविन, रोबो नहीं, रिबोफ्लेविन नहीं, वो रोबो हो गया, रिबोफ्लेविन। ओके, तो इससे एक डिजीज होता है, उसको चिलियोसिस बोलते हैं। उसके बाद आया विटामिन B3, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियासिन। तो अगर विटामिन B3 कम है तो उससे हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा पता है ना? ये आपको मतलब 7th 8th 9th में कहाँ पे हुआ, मतलब कहाँ पे था उसमें। डायरिया भी हो सकता है उससे, डायरिया। ओके, और बहुत कम है तो डेथ भी हो सकता है। पेलाग्रा में क्या होता है? पेलाग्रा, डू यू रिमेम्बर पेलाग्रा? ये तो बहुत कितनी बार सुन चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसका इसका मैं पूछूंगा आपको कल, ये ढूंढ लो। ये तो आपको इतना होना चाहिए जनरल नॉलेज। सो विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेमिक एसिड। उससे होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। मतलब अगर विटामिन B5 कम है ना तो आपके पैर जो है ना उसमें ऐसा बर्निंग बर्निंग लगता है, मतलब जलन हो रही है उसमें, ऐसा लगता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पायरिडोक्सिन। ये आपने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये इजी है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको ये हो जाएगा। अभी तो विटामिन पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका जो इंटरनल एग्जाम है ना, टेस्ट, उसमें अगर उसमें एक आधा क्वेश्चन आ सकता है उसमें, लेकिन नीट में नहीं आएंगे क्योंकि दीज आर नाउ रिमूव्ड पार्ट फ्रॉम द सिलेबस। अंडरस्टूड? तो मैं इसे मतलब आउट ऑफ ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं जाना चाहता, फिर भी ये थोड़ा सा ले रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे क्या सोचते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो सोचते थे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई एग्जाम में एक दो क्वेश्चन को चांस होते हैं। ओके, तो इसको इतना आप नहीं करो, बाकी जो एनसीईआरटी में दिया है उतना परफेक्ट करो तो भी चलेगा। अगर वो आपको परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये जो अलाइड है ना उसके रिलेटेड वो कर सकते हो आप, लेकिन पहले आपको फोकस करना है जो कंटेंट दिया है एनसीईआरटी में। ओके, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. सो विटामिन B6 Yes. पायरिडोक्सिन बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता आपका, एकदम आलस आ जाता है, फ्रेश नहीं लगता। मॉर्निंग में कैसे लोग एक्साइटेड रहते हैं ना, मतलब फ्रेश, तो ये फ्रेश नहीं लगती। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। विटामिन B7 इज कॉल्ड एज बायोटिन। इसको विटामिन H भी बोलते हैं। तो अगर ये कम है तो आपका स्काल्प है, स्किन है सॉरी, वो ड्राई हो जाता है, ड्राई एंड स्केली, वो ऐसे उसकी चमक जाती है। ओके, उसको बोलते हैं डर्माटाइटिस। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड या विटामिन M। और अगर वो कम है तो माउथ में अल्सर इससे ज्यादा हो जाते हैं, इससे विटामिन B9 की कम की वजह से। और इससे एनीमिया भी हो जाता है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो भी उसके मीनिंग में ज्यादा जाएंगे नहीं हम लोग। ओके, विटामिन B12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबैलेमिन। और हमने देखा था कि हमारा जो स्टमक है ना, वो स्टमक में HCl और एक्सट्रिंसिक फैक्टर बनता है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो उसको बोलते हैं कैसस एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, अगर विटामिन B12 कम है तो उससे क्या हो जाएगा, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। पर्निशियस एनीमिया मतलब क्या, कि आरबीसी बनेंगे नहीं। आरबीसी के बनने के लिए विटामिन B12 चाहिए, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 चाहिए। विटामिन B17 है, ओके, दैट इज एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन। ओके, तो Yes, sir. ये कैंसर की ग्रोथ जो होती है ना उसको वो मतलब रोकने की कोशिश करता है। और ये विटामिन C है, ये सब विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गए। और ये विटामिन C आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो दैट इज, इसका अगर कम हो गया तो स्कर्वी हो जाते हैं, मतलब आपके जो गम्स होते हैं ना, जिसमें दांत है, गम्स, उसमें ब्लीडिंग होता है। तो गम्स किससे बनते हैं, कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन प्रोटीन। ओके, और कोलेजन प्रोटीन्स का बनना जो है ना, सिंथेसिस, वो विटामिन C की जरूरत से होता है, मतलब उसके उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. मैंने रनिंग में ले लिया, आप शांति से Yes, sir. पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका अगर एनसीईआरटी का बाकी का हो जाता है परफेक्ट तो ही आप विटामिन पे जाओ, अगर नहीं होता तो आप विटामिन पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर विटामिन B9 समझाना Yes, फिर sir. से। सॉरी।
विटामिन B9 समझाना फिर से। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। तो उससे माउथ में ज्यादा छाले हो जाते हैं और वो बहुत कम है तो, और उससे एनीमिया भी हो जाता है, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसके डीप में मत जाओ, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यस। तो जो 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 प्रेग्नेंट होती है ना फीमेल वुमेन, उनको ये फॉलिक एसिड की टैबलेट देती है, क्योंकि उसका जो बच्चा है ना उसके पेट में, उसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये चाहिए, नहीं तो उसको एनीमिया हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. Yes, sir. और ये भी पार्ट इतना डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन कुछ पीवाईक्यू में उसके क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी अभी ये थोड़ा सा मतलब सुपरफिशियली करो, ये इजी वाला है, ज्यादा मतलब ज्यादा ये नहीं है, ये कर लो आप। सो हार्मोन सोर्स, टारगेट ऑर्गन एंड एक्शन। तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन, इधर लिखता हूं हार्मोन्स दैट रेगुलेट, हार्मोन्स रेगुलेट डाइजेस्टिव एक्टिविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें कौन सा हार्मोन है? नंबर 1 गैस्ट्रीन, नंबर 2 एंटेरोगैस्ट्रॉन, और या इसको बोलते हैं जीआईपी, मतलब गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। सिक्रीटिन भी है तीसरा हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन है, सीसीके बोलते हैं या फिर बोलते हैं उसको पैनक्रियोजाइमिन, और डियोक्राइन है। और भी हार्मोन है 5, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बाकी के 5 में ले नहीं रहा हो, इतना काफी है आपको। ओके, तो एक एक देख लेंगे अब। गैस्ट्रीन, तो गैस्ट्रीन कहाँ पे काम करते हैं अभी पहले देखेंगे, टारगेट ऑर्गन। तो गैस्ट्रीन काम करता है स्टमक पे, और उससे क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, मतलब जो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो जो सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या आता है? म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। अंडरस्टूड? तो यस सर। स्टमक के जो Yes, sir. पर्टिकुलर सेल्स है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए गैस्ट्रिन हार्मोन की जरूरत है। गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं है तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन रिलीज नहीं करवाएंगे, तो डाइजेशन नहीं होगा स्टमक में। और गैस्ट्रिन कौन बनाता है? स्टमक के ही सेल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं जी सेल्स। स्टमक के कोई स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उनको जी सेल्स बोलते हैं। जी मतलब गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन स्टमक बनाता है और स्टमक के ऊपर ही उसका काम होता है। अंडरस्टूड? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक। Yes, sir. और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी बढ़ती है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक का जो चर्निंग एक्शन है ना, मोटिलिटी, वो भी उससे बढ़ती है। अगर वो कम है तो स्टमक का चर्निंग एक्शन या मोटिलिटी कम हो जाएगी। डन? यस दूसरा है Yes, sir. गैस्ट्रॉन, इंटेरोगैस्ट्रॉन। उसका मतलब है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, GIP। वो भी स्टमक के ऊपर ही काम करता है, और वो क्या करता है? वो अपोजिट काम करता है गैस्ट्रिन से। गैस्ट्रिन ने क्या किया था? गैस्ट्रिन ने स्टिमुलेट किया था, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट किया था, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करी थी। अभी ये उल्टा काम कर रहा है, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम कर रहा है, मतलब गैस्ट्रिन से अपोजिट काम है एंटेरोगैस्ट्रॉन का। ओके, गैस्ट्रिक, इसका नाम ही है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट करेगा वो, इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। सो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो स्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। यस सर। अब ये कौन बनाता है? डिओडिनम बनाता है, लेकिन कहाँ पे एक्ट होता है? ये स्टमक पे काम करता है, लेकिन बनाता कौन है? डिओडिनम बनाता है। कौन बनाता है ये? ड्यूडेनम। Duodenum. एक्ट ऑन द स्टमक। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. हाँ। उसके बाद है तीसरा हार्मोन, उसको बोलते हैं सिक्रेटिन, सिक्रेटिन बोलते हैं। ओके, और सिक्रेटिन किस पे काम करता है? हाँ, जो हार्मोन थे ना अपने दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें से फर्स्ट हार्मोन का डिस्कवरी हुआ था, उसका नाम था सिक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। ओके, तो ये भी डिओडिनम के एस सेल्स बनाते हैं, इसे एस सेल्स बनाते हैं। ये दोनों हार्मोन डिओडिनम बनाता है, और ये काम करता है पैनक्रियास पे, लीवर पे और स्टमक पे। 1-2 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है? पैनक्रियास पे, लीवर पे और स्टमक पे। तो पैनक्रियास पे काम किया तो क्या होगा? रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस।
पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस जो उसका रिलीज होगा, लीवर पे काम करेगा तो क्या होगा, इंक्रीजेस सिक्रेशन ऑफ लीवर बाइल मींस सिक्रेशन ऑफ लीवर, ओके। और स्टमक पे काम करेगा तो ये डिक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, मतलब सिक्रेटिन दो प्रकार का काम करता है, इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी। पैनक्रियाज और लीवर को स्टिमुलेट करता है और स्टमक के इस मतलब गैस्ट्रिन जैसे काम करता है ना, सॉरी अर्गोस्टेरॉन जीआईपी, वैसे ये काम करता है सिक्रेटिन। स्टमक के लिए इनहिबिटरी है, पैनक्रियाज एंड लीवर के लिए स्टिमुलेटरी है। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, तो दिस इज, इनको क्या करता है, इनको करता है स्टिमुलेट, और इसको क्या करता है, इनहिबिट। मतलब किसी के लिए वो स्टिमुलेटरी है, किसी के लिए इनहिबिटरी है। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और उसके बाद आया सीसीके या पैनक्रियोजाइमिन या कोलेसिस्टोकाइनिन, ये बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये असर करता है गॉल ब्लैडर पे और पैनक्रियास पे। गॉल ब्लैडर पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द गॉल, इधर गॉल लिखा है गॉल, कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, मतलब बाइल जूस वो भरा पड़ा है गॉल ब्लैडर में, उसको रिलीज भी करवाना है ना, तो उसके लिए गॉल ब्लैडर का वॉल जो है ना उसका कॉन्ट्रैक्शन होने की जरूरत है, तो उस पर काम करेगा सीसीके। और पैनक्रियास पे भी काम करेगा, स्टिमुलेट पैनक्रियास टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। मतलब इसका क्या है कि जो जो सिक्रेटिन है ना वो पैनक्रियास पे एक्ट होके क्या रिलीज करवाता है, बाइकार्बोनेट, और जो सीसीके है वो पैनक्रियास पे एक्ट करके क्या रिलीज करवाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अंडरस्टूड? और उसके बाद Yes, sir. डिओक्राइन है, डायोक्राइनिन, वो डिओडिनम तैयार करता है, डिओडिनम पे ही एक्ट होता है। और ये डिओडिनम के अंदर जो सब म्यूकोजा है ना, तो सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड है, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या बनाते हैं, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, और उससे क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट से इससे होता है अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड रिलीज करेगी, अगर डिओक्राइन उस पे एक्ट नहीं होता वो रिलीज नहीं करेगी। सो आपको मतलब ये थोड़ा सा फास्ट ले लिया स्लाइड, तो आपको क्लियर हो गए क्या, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट एंड लेफ्ट। कंसेप्ट क्लियर है तो आप बोल सकते हैं मुझे। यस, कम ऑन फास्ट। किसी ने कुछ हैंड रेज किया था क्या? नहीं ना? ठीक No, है, sir. ओके ओके ठीक है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट गुड नाइट। यस गुड नाइट। Good night, sir. यस गुड नाइट बेटा। Good night, sir. गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।